को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आज मैं आपके सामने एक बात बताने आई हूँ, जिसका मैं एग्जाम्पल के ही थ्रू बताऊँगी। मैंने अभी बताया था ना कि मम्मी पापा की इज्जत के लिए जीना चाहिए, उनका स्ट्रगल याद करना चाहिए, तो वो लड़की कभी भी नहीं बहकेगी जिन्होंने अपने माता पिता का स्ट्रगल याद किया हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हमें जब हम टीनेजर एज में होते हैं ना, तो हमें ना माता पिता बहुत बुरे लगते हैं। उस वक्त वो एक हार्मोन्स की भी प्रॉब्लम होती है, टीनेजर एज होते हैं, नए नए हम युवा अवस्था में आए होते हैं, एंट्री करी होती है किशोरावस्था में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उस वक्त हमें अपने हुस्न पे बड़ा घमंड रहता है कि अरे हम तो बड़े सुंदर हो गए हैं, हम बालिग हो गए हैं, अब हम कॉलेज जाएंगे, है ना। और एक दूसरे के प्रति हमें आकर्षित आकर्षण पैदा होता है, चाहे दोनों मेल फीमेल में, है ना। मेल होगा तो फीमेल की तरफ होगा, फीमेल की तरफ होगा तो मेल होगी। तो इस तरह से ये कॉलेज में कहीं भी हमें अच्छे लगने लग जाते हैं, माता पिता से ज़्यादा हमें वो अच्छे लगना लग जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम टीनेजर एज में आते हैं, हम बड़े होते हैं, तो पहले ज़माने की तो माताएं बहनें अपनी बच्चियों को जल्दी विवाह कर देती थी और जल्दी किचन का काम, रसोई का काम सिखा देती थी। जैसे मैंने 12 साल की उम्र में सारा सीख लिया था। आजकल की माएँ कहाँ सिखा पाती हैं। आजकल तो बच्चों पे इतना बर्डन हो गया है, इतने कोर्सेज हो गए हैं, CA करो, MBA करो, BTech करो, तो बच्चे पढ़ाई करें क्या करें। तो बच्चे भी आजकल किचन का काम सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं लेते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं और विदेश जाने की इच्छा रखते हैं। ऐसी लड़कों पे भी इतनी जिम्मेदारी होती है, उन्हें एक टॉर्चर किया जाता है, अरे तुम पढ़ोगे नहीं, कमाओगे नहीं तो कैसे लड़की मिलेगी, तुम कमा के नहीं लाओगे तो कैसे लड़की लाएंगे, कैसे तुम्हारे को क्या बताएंगे तुम कितना कमाते हो। तो लड़के पे भी एक प्रेशर होता है, वो उसको भी बहुत स्ट्रगल करना होता है। और यहाँ पे लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को ज़्यादा करना होता है, क्योंकि लड़कियाँ तो अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होगी तो घर का काम सीख के तो वो विदा हो जाएगी। लेकिन लड़का सोचता है कि अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, कैसे घर को पालूंगा। उसके लिए ज़्यादा सरदर्दी है ये शादी भी। देखिए क्या करे, समाज है, शादी नहीं करेंगे तो घर कैसे, वंश कैसे बढ़ेंगे हमारे, है ना। और फिर शादी का मतलब ये भी नहीं होता एक लड़का लड़की फिर जब शादी करते हैं एक दूसरे के सहारा होते हैं बुढ़ापे तक एक दूसरे को, नहीं तो अकेले रहेंगे तो कहाँ ज़िंदगी कटेगी, किसी की भी नहीं कटेगी और वंश भी नहीं बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहती थी कि जिस एज में आप लोगों को ये लगता है कि हमारे माँ बाप हमें रोक टोक लगा रहे हैं, हमें छोटे कपड़े नहीं पहनने, पहनो के नहीं मना कर रहा है, बाहर नहीं घूमना, घूमो के नहीं कर रहा है, किसी ने नहीं करा, घूमो फिरो, चिड़िया भी उड़ के अपने घर में अपने बिल में आ जाती है। एक डॉग भी आपका जो पला हुआ होता है वो भी कहीं भी पूरी कॉलोनी में घूम करके अपने घर में ही आ जाता है, अपने मालिक को नहीं छोड़ता वो डॉग भी। तो आप लोग भी घूमो, क्यों छोड़ के चले जाते हो, क्यों लव मैरिज करते हो, क्यों भागते हो, क्यों अपने समाज में एक अपने उस पिता को नीचा दिखाने की वो करते हो कि दो टके के लोग तुम्हारे बाप को गालियाँ दें, माँ को गालियाँ दें, आपके परिवार को गालियाँ दें। क्यों? सिर्फ एक ही थे, प्यार मोहब्बत तो 4-5 है। अरे जिससे लव मैरिज करोगे वो भी तुम्हें प्यार ही करेगा, फिर बाद में ही औकात दिखती है उसकी भी। और जो अरेंज मैरिज करके भी जाओगे वो भी तुम्हें प्यार करेगा शुरू में, फिर उसकी भी औकात दिखेगी। तो अंतर कहाँ से आ गया दोनों में? अरेंज मैरिज कर लो चाहे लव मैरिज कर लो, 1 साल तक तो बहुत प्यार करते हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन उसके बाद तो धीरे धीरे सबके रूप दिख जाते हैं। तो फिर जब रूप ही देखने हैं तो क्यों फिर हम ऐसे काम करें कि हमारे माता पिता शर्मिंदा हो समाज के आगे। देखो माता पिता होते हैं, वो चाहे जिंदा हैं चाहे नहीं है, चाहे वो दुनिया से चले गए हैं। अगर वो दुनिया से भी चले गए हैं तब भी वो आपको ऊपर से देख रहे हैं। अगर आप उनके लिए कुछ सम्माननीय काम कर रहे हैं तो वो ऊपर से आपके लिए इतना आशीर्वाद बरसाएंगे कि आप खुशियों में खुशियाँ रहेंगे, आपके पास तरक्की होगी, सब कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हर प्रॉब्लम का वो सॉल्व आउट तुम्हारे अपना आप कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ चलते हैं, छत्र छाया उनके पास होती है, आपके पास होती है उनकी। लेकिन जो बच्चा अपने समाज, अपने पेरेंट्स का, अपने ख़ानदान का अगर जगह ख़राब करता है, अपना नाम ख़राब करवाता है, तो वो क्या आपको पितर आशीर्वाद देंगे? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। वो कभी नहीं देंगे। वो जब नाराज़ होंगे ना, वो रुष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं जब पितर नाराज़ हो जाते हैं ना तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं उस व्यक्ति का। तो वो फिर वो अपनी सज़ा जरूर देते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि मैंने गरुड़ में सुना है और मैंने भागवत में भी सुना है कि उनकी आत्मा तक तड़पती है, रोती है और वो भगवान से लड़ते हैं कि हमने जीते जी समाज में नाम नहीं खराब करा तो हमारे बच्चे खराब कर रहे हैं, तो वो कभी खुशी नहीं होने देते। इसलिए जिन बच्चियों से गलतियाँ हो गई वो प्लीज़
अपने माफ़ी मांग के सही रास्ते पे आए। मैं तो यही सलाह दूंगी। अब रही बात माता पिता की, जो आप लोगों को बुरा लगते नहीं है, वो बहुत कवच है। जैसे कछुए का कवच होता है ना, आपने देखा होगा जो कछुआ होता है वो कवच के सहारे जिंदा रहता है, 300-400 साल वो जिंदा रह लेता है, क्योंकि उसका कवच इतना हार्ड होता है, वो उसके अंदर छुपक के रहता है। ऐसी ही मेरी बहनों से मैं ये कहूँगी, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन एक कवच होते हैं। एक हमारा जो परिवार होता है वो कवच होता है, कठोर होता है। देखो कछुए के ऊपर भी कठोर ही कवच है ना, ऐसे ही माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन जो भी आपके होंगे, तो वो जो भी आपके घर में कठोर बोलता होगा, कठोर होगा, सख्त नियम वाला होगा, वो हमेशा आपकी जान बचा लेगा। क्यों? जैसे कछुए का कवच भी कठोर है तो कछुआ सुरक्षित है, ऐसी ही हमारे घर में कोई ज़्यादा कठोर होगा ना, वही आपकी जान बचा लेगा। आप नोटिस कर लेना, वो चिल्लाएगा, तुम्हें मारेगा, पीटेगा, लेकिन तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम्हें दुश्मनों के हाथों मरने नहीं देगा, तुम्हें दलदल में नहीं फंसने देगा। ठीक है? जिस वक्त अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप मार्केट बाजार में कहीं जा रहे हैं, आपको कुत्तों की अगर झुंड लग जाए, वो आपको काटने लग जाए, तो सब लोग तमाशा देखेंगे, कोई हट हट करेगा, कोई डंडा मारेगा, लेकिन एक पिता ऐसा होगा वो अपनी जान पे खेल जाएगा, उन कुत्तों से भी लड़ लेगा, अपने आप को कटवा भी लेगा, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सुरक्षित कर देगा। ये होता है पिता, यही होता है भाई। ठीक? इसीलिए मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इस मेरी बात को बुरा मान रहे हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों के आगे माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है मैंने ये बात अच्छी कही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहें। देखिए, कछुए की भी तो ज़िंदगी सुरक्षित वहीं से ही है ना, तभी तो लंबे समय तक जी लिया वो, कि वो कवच पहन के घूमता था। और जिस दिन वो कवच उतर जाता है ना उसका, तो वो बिना कवच के अगर वो बाहर निकल जाए तो उसका मांस इतना सॉफ्ट होता है कि 2 टके के कीड़े मकोड़े खाने लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं? हम कछुए ही हैं, हम लड़कियाँ। ठीक है? ये जो समाज में लड़के होते हैं ना, आई लव यू करते हैं, ये हम जैसी लड़कियों को ना आम समझते हैं। चूसा, जब तक रस है ना लड़कियों में, चूसा, खाया, निचोड़ा और घुटली की तरह डस्टबिन में फेंक दिया, यूज़ एंड थ्रो, बस। और कुछ नहीं समझते। बहुत कम होंगे जिनकी लव मैरिज हो जाती होगी। लेकिन बेटा, अपने पिता का, अपने घर, अपने पिता के जो कवच है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे पिता के लिए बदले में और भी कोई हो उसके घर में, जिसे तुम्हें लगता है ये हमारी सिक्योरिटी बना सकता है, वो तुम्हारा कवच है सबसे ज़्यादा मजबूत। सरकार भी तो देखो कवच बना के करती है। कैसा कवच? हेलमेट पहन के जाओ, ताकि आप जब गिरो तो आपको चोट लगे तो आपकी जान ना जा सके, क्योंकि सर पे ही चोट लगने से ही मृत्यु जल्दी होती है। तो सरकार भी तो हमारी सुरक्षा कर रही है, वरना सरकार को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हम मरे या जिए। और ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, कछुए की बात से आप ये, मुझे लग रहा है कि आप कुछ बहनें समझेंगी तो अच्छा रहेगा। और मैं हिमानी से भी कहूँगी कि बेटा, वो जो पापा का घर था ना, वो तेरे लिए कवच था। वो पिंजरा जरूर था, लेकिन वो कवच था तेरे लिए। और सबसे बड़ी कवच मैं थी। जब तक तू मेरे अंडरटेकिंग में थी, मेरी छत्र छाया में थी, कभी किसी की औकात नहीं बनी थी कि वो तुझे कोई बाजार में कोई भी तेरे को कुछ कह दे। लेकिन तुझे ये लगा कि मेरी बहन थोड़ा रोकती है, टोकती है, चिल्लाती है। अभी कठोर वाली बात बताई है ना कि गुस्सा करती है। बेटा, मैं तेरी सुरक्षा के लिए तो चिल्लाती थी, मैं इनसिक्योर थी कि तेरे साथ कोई गलत ना हो जाए। तू मेरी एक मासूम सी बच्ची थी, डायमंड की तरह। मैं तुझे एक डायमंड की तरह, जैसे सुनार अपनी अलमारी में रखता है ना डायमंड, मैं तुझे ऐसे दिल में छुपा के रखती थी अपने, कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं तेरे पे गुस्सा कर देती थी। तेरे को क्या पता था कि मेरे को रूमा बेरी ने कितना टॉर्चर किया है, कितनी मैं परेशान हुई हूँ। कुछ यहाँ भूमाफियों ने, ये दीप तिवारी ने, राजकुमार की फैमिली ने, इन लोगों ने सब मिलकर, दीप तिवारी की पूरी फैमिली ने, राजकुमार की पूरी फैमिली ने, राहुल बेरी जी की फैमिली ने, रूमा बेरी जी ने, ये सब ने मुझे इतना टॉर्चर करा। मैं इतनी परेशान थी, तो मैं तेरे को बताना नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं तेरे को वो टेंशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन आज तुझे ये लगा कि मेरी बहन झूठ बोलती है, मेरी बहन पागल हो चुकी है। ये सब तूने बोला ना, तू मेरा दर्द नहीं समझ पाई। इतना दर्द तो मेरे पापा और मम्मी भी समझ लेते। समझ रही है? अगर इतना दर्द तो मेरी दादी तक समझ जाती, जो कभी मेरे साथ अभी खड़ी नहीं हो रही है। लेकिन तूने मेरा दर्द नहीं समझा, तूने मेरा गुस्सा देखा, उस गुस्से के अंदर प्यार नहीं देखा। जैसे मैं अपने पापा के अंदर गुस्से में प्यार देख लेती थी, तूने मेरे को नहीं समझ पाई। क्यों? वही चीज़ बात आ गई ना, टीनेजर एज, जवानी, हुस्न, ठीक है ना, चमड़ी और दमड़ी। बेटा, ये किसी की नहीं रही, चमड़ी किसी की नहीं रही। 1 मिनट में कोई रोग लग जाए, 1 मिनट में गल जाता है इंसान, ख़त्म। और चमड़ी ख़त्म, तो चमड़ी को बचाते बचाते दमड़ी भी ख़त्म। आप पे जो पैसा होगा वो भी हॉस्पिटल में लग लग के ख़त्म।
तो इसमें तुम हुस्न पे इतना वो सोच रहे हो कि यही काम आएगा, लेकिन अब जब वो चारों तरफ से इंसान मरता है ना, तो यही जो इर्द गिर्द जो हमारे 2% के लोग होते हैं ना, यही हमारी ज़िंदगी का तमाशा देखते हैं, ठीक। और जिसे दर्द होता है ना, अपने घर वालों को होगा, और जो बचाना होगा ना, अगर तेरे को एक साथ अगर मगरमच्छ लग जाए ना, तो तेरा सब तमाशा देखेंगे कि अच्छा है मर रही है, कोई इसकी टांग खा रहा है, कोई इसका हाथ खा रहा है, लेकिन दर्द किसको होता है? अपने घर वालों को। और घर वाले ही सोचते हैं किसको इस दलदल से कैसे निकालें, ठीक। वो दिमाग लगाते हैं। बाहर वाला क्या सोचता है? इसे कैसे फंसाए इस दलदल में, इसकी दलाली कैसे खाएं, इसके कुकर्मों की जो राज है इसको ब्लैकमेल करते रहो और कैसे खाएं। बेटा मैं तेरे सारे राज जान रही हूँ, लेकिन एक अपना जो अपने घर वाले होते हैं ना, वो भले तुम्हें गालियाँ दे देंगे, चाहे दादी हो, बुआ हो, मैं हूँ, 4 दिन गुस्सा करेंगे, लठ बजा देंगे, चप्पल उठा लेंगे, तुझे गाली दे देंगे, कोस देंगे, लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे। तुझे मगरमच्छ के बीच में से निकाल के ले आएगा पूरा परिवार। लेकिन तुम लोगों को बाहर वालों की जूह चपाटी अच्छी लगी, जैसी संगत वैसी रंगत हो गई। कान में जो डलवाया जहर वो घुस गया दिमाग में। कान का गया जहर कोई नहीं निकाल सकता, पेट का गया जहर तो देख डॉक्टर भी निकालता है। पहले भी तूने सुसाइड करी थी तो डॉक्टर ने तुझे जिंदा कर दिया था। जब मैंने तुझे एडमिट कराया था, तेरे पेट से सारा जहर निकाल दिया था। कान का गया जहर सिर्फ वही निकाल सकता है जो परमात्मा को याद करता है। इसलिए परमात्मा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और जिस आदमी ने मुझे बोला ना तेरा बाप भगवान है, अब मेरा बाप ही तेरे पीछे लग गया, देख तो अपनी बर्बादी का हस्न। तो अभी जितना हंस रहा है ना, हंस। जिस दिन तेरे मेरे पिताजी लग रहे हैं ना तेरे पीछे, उस दिन तू रोने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। तुमने मेरे पिता को कहा है ना, वो अब बताएंगे वो क्या है, ठीक। क्योंकि बेटा तेरे पास भी गुड़ था और मेरे पास भी गुड़ था। तो ये जो 2% की मक्खियाँ हैं ना, हम दोनों बहनों के पीछे लग गई कि इन दोनों में फूट डलवाओ, राज करो। ये तो पुराना नारा है, देश के बंटवारे ऐसे कोई हो गए, फूट डालो और राज करो, आग लगाओ दोनों बहनों में, रोटियां सेको। छोटी बहन कान की कच्ची है ना, तो बड़ी बहन के खिलाफ भर दो खूब, ठीक। परमात्मा ना एक एक की सजा देता है, जिसने अपने कान भरवाए उसको भी, और जिसने साजिश चली उसको भी, और जो जैसी मंशा लेके चलता है ना उसको बर्बाद करता है। अपनी बहन का तूने गुस्सा देखा, तुझे क्या पता कि रूमा बेरी ने मेरे साथ क्या क्या करा। मैं आगे की वीडियो तू देखती जाइयो कि मेरी सास ने मेरे ऊपर पेट्रोल तक डाल दिया था मुझे जलाने के लिए। और तेरे घर में जो आग लगी थी ना, उसकी भी प्लानिंग रूमा की थी। तेरे घर में भोले ने आग लगाई थी। अभी आगे डालूंगी मैं तुझे, ठीक है। सारी वीडियोस देखना मेरी फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी। मैं यूट्यूब पे भी डालती हूँ, ताकि क्यों मेरा फ्रेंड सर्कल, तुझे पता है मेरी सारी फ्रेंड दूर रहती हैं, मैं वहाँ तक पहुँचाती हूँ, ताकि मेरे साथ जो आज तक जो सच छुपा हुआ था ना, वो मैं जब मरूं तो सबको पता होना चाहिए कि मुझे मारने वाले बेरी परिवार है, ठीक है। बाकी तेरी मर्जी, मेरी जो कोई बात पूरी लगी हो तो मैं क्षमा करती हूँ। मैं बस यही कहूँगी कि पिता का घर तेरा एक अच्छा सा कवच था, तो वहाँ सुरक्षित थी। तू उसको इतना बोझ समझ करके उस कवच को छोड़ करके तू बाहर निकल गई घूमने के लिए। तेरा क्या हुआ? मासूम सा एक मांस रह गया, सिर्फ एक तू, और तेरे पीछे 2% के ये कीड़े लग गए, 2% की जिनकी औकात नहीं है। ये कीड़े लग लग के तेरे को, तेरे मांस को खाए जा रहे हैं, चोच कर करके खाए जा रहे हैं, तुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं, पुलिस से डरा रहे हैं कि तेरे को पुलिस में बंद करा देंगे, तुझे ये करा देंगे, तो पैसा दे, मकान नाम करा। जुर्म फिल्म की कहानी है, पिक्चर देख ली जुर्म, याद आई बॉबी देओल की? वो जेल में बिठाया गया था और उसकी बीवी मलेशिया में थी और उससे प्रॉपर्टी साइन करा ली गई थी उसको जेल से बाहर निकालने के लिए। यही प्लानिंग हम दोनों बहनों के साथ हुई है, ठीक है। बाकी देखो, सबने अपना कर्मा भरना है, बाकी परमात्मा देख रहा है और हमारे पिताजी देख रहे हैं। कुछ बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी धन्यवाद।